हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात के पाठक जी की तरफ से एक फरमान आया है कि क्लास 12th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं प्रत्येक मंथ से आपका मंथली टेस्ट होगा। आपको पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप इंग्लिश बाय पवन सर पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो आपका 27 तारीख को जो मंथली एग्ज़ाम होने वाला है, जो इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मंथली एग्ज़ाम में जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था अर्थात 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें और 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। और भी हम जानेंगे कि सर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक हमने 30 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आया है सर, इसमें हम पूरे के पूरे ऑप्शंस को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और इसमें जानेंगे कि अगर हम लोग 27 तारीख को क्वेश्चन एग्जाम देते हैं तो यह सेम क्वेश्चन मान सकते हैं आप कि यह सारा का सारा सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम कॉपी एंड पेस्ट टकरा सकता है। हमने ये बोला कि टकरा सकता है, ये नहीं बोला कि टकराएगा, मतलब कि आ भी सकता है और नहीं भी। हाँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सर यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिना किसी यूट्यूब या फिर कहीं भी बिना नकल किए आप मंथली टेस्ट में सर 25 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना यह चाहूँगा कि जो आप मंथली टेस्ट एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उस मंथली टेस्ट वाले एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी होने वाला है और क्वेश्चन जो होगा वह सब्जेक्टिव टाइप भी होगा। इसका मतलब कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर लें तो 30 क्वेश्चंस आपके हर पेपर में, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव मेन बोर्ड में पूछा जाएगा। मेन में अभी मंथली एग्जाम में 30 क्वेश्चन अर्थात 30 क्वेश्चन गिवन होंगे। इस 30 क्वेश्चंस में आपको बनाने कितने हैं, तो केवल और केवल एनी 25, मतलब कि 30 में से कोई 25 क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में बनाएंगे तो आपको मतलब कि अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सकता है। 30 क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन गिवन कितना होगा, तो आप बोलिएगा 30 क्वेश्चन गिवन होगा। बनाना कितना है, तो केवल और केवल 25 क्वेश्चन ही आपको OMR में अगर मिलता होगा तो OMR तो खैर स्कूल में एग्जाम होता नहीं है, मारा मारी करके एग्जाम होता है और उसमें भी बच्चे 27 को एग्जाम होना है तो कभी कभी 24-25 तक आपके हाथ में पेपर भी आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमने तैयार किया है सर यह क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव टाइप में सर सबसे पहले आएगा आपके एग्जाम में क्या, तो आपके एग्जाम में एक समरी आएगा। समरी को भी अभी हम कर लेते हैं। समरी आएगा, समरी के बाद आता है सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अलावा क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश की जब बात करते हैं सर तो सबसे पहले हम 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेने के बाद कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें समरी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये सारे के सारे चीज़ को मैं आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव अगर मैच नहीं भी किया तो सब्जेक्टिव मान के चलिए समरी जो मैं यहाँ से बताऊंगा इस समरी को करके जाएंगे, हु बहू एकदम कॉपी एंड पेस्ट कन्फर्म है कि एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सर हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अगर स्क्रीन शॉट अपने पे देख पा रहे हैं तो लिखा गया कि स्नेक्स आर सीन अमोंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कहने का मतलब यह है, इस कहानी का ये पोएम का कहने का मतलब यह है कि सांप कहाँ दिखाई देते थे माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम में। तो आपको पता है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखने का काम कौन किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसको लिखने का काम की थी कमला दास। कमला दास कहाँ की रहने वाली थी, तो आपको पता होना चाहिए कि यह इंडियन पोएटेस थी। कहाँ की,
इंडिया की, तो इन्हें हम इंडियन पोएटेस के नाम से जानेंगे। अब पूछा जा रहा है कि स्नेक्स कहाँ दिखाई देते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कमला दास अपने दादी के साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करती हैं जो अपने बचपन में दादी के घर पे रहा करती थी, सॉरी नानी के घर पे रहा करती थी। वहाँ पे कुछ किताबें रखे थे जिन किताबों को वह पढ़ नहीं पाई। अब प्रेजेंट टाइम में जब उसको इमेजिन करती हैं तो बोलती हैं कि उन किताबों के बीच सांप घूमते होंगे। तो आपको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उन किताबों के बीच सांप घूमते होंगे। तो सांप घूमते होंगे कहाँ पे, तो अमॉन्ग बुक्स, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर अब हम लोग करेंगे। आगे कह रहे कि द सोल्जर, आपको पता होना चाहिए द सोल्जर पोएम जो है, द सोल्जर एक पोएम है, लिखा इसको किसने है, तो आपको पता यह होना चाहिए कि इसको लिखने का काम किए थे रूपर्ट ब्रुक साहब। रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक कहाँ के थे, तो आपको पता होना चाहिए कि यह इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। रूपर्ट ब्रुक जिस पोएम को लिखे हैं उस पोएम का नाम है दी सोल्जर, अर्थात द सोल्जर। और द सोल्जर को कभी कभी हम वॉर पोएम के नाम से भी जानते हैं। और यह जो पोएम है, इस पोएम में केवल और केवल 14 ही लाइन्स हैं, और 14 लाइन की कविता जो होती है उसको सोनेट बोलते हैं। 14 लाइन की कविता भी दो पार्ट में बट जाता है, एक होता है 8 लाइन में और एक होता है 6 लाइन में। 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन को क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, तो हमने बोला द सोल्जर के पोएट का नाम रॉबर्ट ब्रुक। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सोल्जर है वह कहाँ का रहने वाला था, तो अभी तो सर बता रहे थे इंग्लैंड का रहने वाला था। तो जो इंग्लैंड का रहने वाला होता है उसे हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, इतना सर क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद इतना डिटेल्ड डिस्कशन, तो सर एग्जाम में क्वेश्चन तो फंसना तय है। इसको आप अच्छे से देखेंगे और एक एक चीज को आप कॉपी पे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख ले रहे हैं कि सर द फूड इन इंडियन विलेजेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव। हिंदी मतलब यह हुआ कि गांव में खाना किसके पत्तों पे सर्व किया जाता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि गांव में जो खाना हम लोग सर्व करते हैं अभी के टाइम में, अभी तो यह जमाना खत्म हो गया है। यह सबसे बड़ी बात है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इसको हम पहले जानते हैं। यह जो पोएम है लिया गया है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, मतलब कि भारत यात्रियों की नज़र में, वहीं से लिया गया है। अब इसमें इसके जो राइटर हैं पर्ल एस बक साहब हैं, मतलब कि एक महिला थी। और इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई क्या है पूछ दे तो याद रखिएगा ये एक एस्से है। इसको लिखने का काम किसने किया था, तो पर्ल एस बक। तो गांव पे जो अभी भी खाना सर्व किया जाता है किसके पत्तों पे, तो बनाना के पत्तों पे, मतलब कि केले के पत्ते पे उसे सर्व किया जाता है। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लोमोव एंड डैश स्क्वायरल फॉर ऑक्स मेडोज। तो मतलब कि लोमोव और साथ ही साथ उनके साथ कौन था जो ऑक्स मेडो मतलब कि बैल के चारागाह के लिए झगड़ा करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लिया कहाँ से गया है, तो लिया गया है द मैरिज प्रपोजल, लिया गया है द मैरिज प्रपोजल से। द मैरिज प्रपोजल है क्या, तो आपको पता होना चाहिए मैरिज प्रपोजल है क्या, तो आप बोलेंगे सर एक ड्रामा है। इसको लिखने का काम किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए एंटोन चिकोव। स्पेलिंग गलत हो रहा है, आप मैनेज करिएगा। एंटोन चिकोव साहब ने लिखा है। अब एंटोन चिकोव साहब लिखे हैं तो झगड़ा हो रहा था लोमोव, और लोमोव के साथ एक थी लड़की जिसका नाम था नटालिया, और उसी के साथ झगड़ा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। लिया कहाँ से गया है, मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल क्या है, ड्रामा। लिखने का काम किसने किया था, तो एंटोन चिको। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैरिज प्रपोजल इज व्हाट, क्या है, तो एक ड्रामा है। मैरिज प्रपोजल हैज बीन रिटन बाय किसके द्वारा, तो एंटोन चिको के द्वारा। आगे देखा जाए, करे कि व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड। यह जो चैप्टर है सर, यह क्वेश्चन होगा हमारे एग्जाम के, आपके एग्जाम का जो है क्वेश्चन, यह लिया गया है हाउ फ्री इज द प्रेस। मतलब हमारा
प्रेस स्वतंत्र कैसे है। लिखा किसने था, तो ड्रॉथी एल सेयर्स इसको लिखती हैं। अब जो हमारा प्रेस होता है, प्रेस की जो इम्पोज मतलब उसको बैन कर दिया जाता है, कब, तो कहेंगे इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान सारे के सारे प्रेस वाले को मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह पे मना कर दिया जाता है, मनाही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है वुमेन हैव टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ड्यूरिंग डैश। मतलब कि एक चैप्टर है जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर है, तो उसी का यह है, और वह भी एक एस्से है, ठीक है, वह भी एक एस्से है। आपसे पूछ रहा है कि कब एक महिला को बहुत सारे कस्टम्स, रीति रिवाज और ट्रेडिशन मतलब परंपरा को फॉलो करना पड़ता है। जब वह खाना बनाती है तब बिल्कुल भी नहीं, जब वह नहाती है तब उसको बहुत सारा रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन जब वह पढ़ाई करती है तब उसको बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो उस दौरान उसको बहुत सारे रिचुअल्स अर्थात रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ता है। चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने निकल कर आता है क्वेश्चन, डैश डाई इन लार्ज नंबर इन वाटर। वाटर नहीं होना था, यहाँ विंटर होना था, इसको आप विंटर कर लेंगे। मतलब कि विंटर के टाइम में कौन ज़्यादा मर जाता है, तो यह चैप्टर जो लिया गया है आइडियाज, बोल देते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अब कौन मर जाता है, तो ह्यूमन बींग्स तो जनरली मरते हैं, लेकिन आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बर्ट्रैंड रसल साहब कहते हैं, इस चैप्टर के राइटर का नाम बर्ट्रैंड रसल है, यह भी एक एस्से है। और बर्ट्रैंड रसल साहब कहते हैं कि ठंडी के समय में बहुत सारी चिड़ियाएँ मर जाती हैं, चिड़िया एनिमल सॉरी बर्ड्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपेरियन एंड इंडिमिनियन किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको पता होगा यह लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। इस क्वेश्चन को सर आप VVI मार लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जॉन किट्स ने एक पोएम को लिखा था जिसका नाम था टू ऑटम। टू ऑटम, जॉन किट्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इन्हें हम रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड इज फ्रॉम। यह लाइन जो है, यह पूरा की पूरी लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, यह लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट का नाम है वॉल्ट विटमैन, और वॉल्ट विटमैन को हम जानते हैं पीपल्स पोएट के नाम से। एनिपिटाफ के पोएट का नाम है वॉल्टर डिला मेयर, इनको हम जानते हैं चिल्ड्रंस पोएट के नाम से। द सोल्जर जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, रूपर्ट ब्रुक, इनको हम जानते हैं वॉर पोएट के नाम से। स्नेक जो है सर D.H. लॉरेंस ने लिखा है। तो यह क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैं हर उस कठिन परिस्थिति में बोलने का इजाज़त रखता हूँ, साहस रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ। एक क्वेश्चन हो गया सर। सर कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लिखा गया प्रूपार, प्रीपूरे, प्रिपेयर, आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे जो स्पेलिंग्स लिखे गए हैं, आपसे प्रिपेयर का स्पेलिंग पूछा जा रहा है। ए नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, प्रिपेयर का स्पेलिंग ये होता है। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। तो आप कभी भी अगर स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसको खुद से पढ़ने का कोशिश करिएगा, तब जाके आप बनाइएगा। आगे कह रहा है कि डैश आर द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। यह एंशियंट इजिप्ट के रूलर्स कौन थे, तो फेरोज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। यह जो चैप्टर लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं अर्थात उनके लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है। आगे बढ़ जाते हैं, तो कह रहे हैं कि द डेवलपमेंट वाज हेल्प्ड इन द
बाई द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्रिंटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, इसको अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया है, ऑफलाइन में भी नहीं ऑनलाइन में। हालांकि आंसर मार के आइएगा, 2 नंबर मिडिल इंग्लिश हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाई, पैसेज टू इंडिया को किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, लिखे हैं E.M. फोस्टर साहब। T.S. इलियट को, इलियट आपके सिलेबस में है, किसको लिखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैकाविटी, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया रिमेन्स इमोवेबल बिकॉज ऑफ हर, इंडिया जो है आज भी स्थिर है किसके वजह से, और वह स्थिर है तो इसके पीछे क्या है, तो स्थिर है और यही इसका नाज है, यही इसकी ग्लोरी है। ग्लोरी का मतलब जिसपे हम लोग नाज करते हैं, फक्र करते हैं। यह सेम क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने का काम किया था महात्मा गांधी ने। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू ह्यूमन बींग्स, यह भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन हुआ, महात्मा गांधी ने इसको लिखा था। अब बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट ह्यूमन बींग्स, इंसान को सिविलाइजेशन, उसकी जो सभ्यता होती है उसको किस तरफ पॉइंट आउट करता है, तो एक इंसान को उसके कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य पथ पे मतलब कि द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब उसको सही रास्ते पे चलाने का काम करता है, उसको बताता है कि जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है। आगे देखते हैं, बेंजी वॉज एडवाइज टू कीप हेंस बाई डैश, बेंजी को कौन सलाह दिया था कि तुमको मुर्गी रखना चाहिए। अब कौन सलाह दिया था, पढ़ते हैं, डॉक्टर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स तो इसमें होगा नहीं क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं तो पता यह चलता है कि डॉक्टर साहब जो थे वहीं इसको राय दिए थे, बोले थे आप क्या रखो, मुर्गी रखो, तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा। पता ना डॉक्टर कैसा पगला हुआ था ससुरा। कह रहे कि डैश गट्स अपील्ड सेबी, सेबी को किस तरह का गट्स पसंद था, आपको बताया गया है इवन एंड सिमेट्रिकल। यह जो क्वेश्चन लिया गया है इसको देख लेते हैं पहले। ये जो क्वेश्चन है यह लिया गया है दी अर्थ से। दी अर्थ लिखने वाले व्यक्ति का नाम है H.G. बेट्स। H.G. बेस्ट कुछ दिन तक जर्नलिस्ट के रूप में कार्य किए थे। यह क्वेश्चन दी आर्टिस्ट का है, आंसर हो जाएगा सी, और दी आर्टिस्ट को लिखने का काम किया था सिगन माया ने। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को नहीं खोजना है, गलती वाले सेंटेंस को दिमाग लगाते हैं, गलत सेंटेंस को, इनकरेक्ट सेंटेंस। वी के बाद सिंगिंग, बिना हेल्पिंग वर्ब के V4 का यूज हम नहीं करते हैं। राधा प्लेज इन द इवनिंग, हो सकता है सही। सुनीता इनवाइटेड मी टू द डिनर, के इनवाइट करने के लिए टू नहीं यूज करते हैं। ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे सेंसिबल नहीं है, तो राधा प्लेज इन द इवनिंग, राधा खेलती है कब, तो आपको इवनिंग के टाइम में खेलती है, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ सब जगह फुल स्टॉप होगा। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, आगे बढ़ जाए। A snakes appear on a trot of, sorry, a snake appears on a trot of the dash to sip water, यहाँ डैश होगा, तो मतलब हिंदी मतलब यह हुआ कि जो सांप था पानी पीने के लिए किसके यहाँ गया था, किसके यहाँ पानी पिया था, टीचर के यहाँ बिल्कुल भी नहीं, लॉयर के यहाँ नहीं, डॉक्टर के यहाँ नहीं, किसके यहाँ गया था, तो पोएट के यहाँ। चैप्टर का नाम है स्नेक, और इस स्नेक को लिखने का काम किए थे, आपको पता होना चाहिए, D.H. लॉरेंस। यही आपका सही आंसर होगा। बस 5 मिनट और। फ्रीज, फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स, मतलब कि क्या होता है, तो एक्टिव हैंड्स जो होता है वह फ्रीज हो जाता है, लाइफ में नहीं होता है। आंसर नहीं होगा, जवानी में तो आपकी हाथ ठंडी नहीं पड़ती है, अगर हाथ से गलत यूज करते होंगे तो हो सकता है। ओल्ड एज का मतलब, ओल्ड एज में तो आदमी थर थर कांपने लगता है, यहाँ ठंडा होने से कोई मतलब नहीं है। तो जब आदमी मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसकी जो हाथें होती हैं, जो उसकी हाथ होता है वह ठंडा पड़ जाता है। चैप्टर का नाम कौन सा है सर, एक क्वेश्चन लिया गया है, नाउ द लिप्स, लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। इसको लिखना किसने था, W.H. ऑडेन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें,
द फोटोज फ्रेम डैश ऑन द वॉल, फोटो फ्रेम को टांगा गया है दीवार के ऊपर, मीनिंग सेंसिबल नहीं है, इज के साथ भी फोर लगता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी नहीं लगेगा, वॉज हैंग हो जाएगा, यह सेंटेंस बनाया गया है पैसिव वॉइस में, ग्रामर का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं सर। द रोमांटिक रिवाइवल्स इज ऑफन एसोसिएटेड विद, याद रखिएगा रोमांटिक रिवाइवल्स हमेशा जो स्टार्ट होता है वह विलियम वर्ड्सवर्थ से एसोसिएट करता है। बात कर ले रोमांटिक पोएट, बात अगर कर ले रोमांटिक पोएट के नाम से जाना कौन जाता है, तो रोमांटिक पोएट से जो एसोसिएट करते हैं उनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि रोमांटिक पोएट बेसिकली हैं कौन, तो आपको बताना होगा किनका नाम, आपको बताना होगा जॉन किट्स का नाम आप आंसर देंगे, यही आपका आंसर होगा। आगे देख ले। आगे कह रहा है कि वाई डैश यू कम टू स्कूल एस्टरडे, जैसे ही एस्टरडे लगा इस क्वेश्चन में तो इसका मतलब हो गया सर पास्ट। पास्ट का कौन सा टेंस, तो आप बोलेंगे सर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हम यूज क्या करते हैं, V2 करते हैं। जब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव रहता है तो वहाँ पे हम डिड लगाते हैं, और डिड जब लग जाता है तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ वाई लिखा गया, यहाँ पे डिड तो ऑलरेडी फिक्स है तो डिड होना चाहिए, डिड आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट हमने चला, 2-4 क्वेश्चन और बचा। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम जो है स्पीच किसका है आपको बताना है। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह स्पीच है, ये हो गया आपका आंसर। जर्मन ग्रीर को किसने लिखा है, आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अब आप अपना रेनबो पार्ट 2 उठाइएगा, प्रोज वाले सेक्शन में खोजिएगा जर्मन ग्रीर किसने लिखा है, तो आपको पता होगा, तो खोजेंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि हम बता दें क्या, अ चाइल्ड इज बॉर्न आप जाके खोजेंगे तो पता चल जाएगा। एच बेट्स किसको लिखे हैं, तो दी अर्थ एक चैप्टर है उसको एच बेट्स साहब ने लिखा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसको लिखे हैं, आई हैव अ ड्रीम को लिखे हैं। सीगा नवाया वाला चैप्टर तो सबको पता होगा, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा रखा है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर डैश कंप्लीटेड द होमवर्क। अब आपको याद रखना है कभी भी आपके एग्जाम में हैज, हैव और हैड आ जाए तो वैसे केस में थर्ड फॉर्म यूज करें। कभी आपके एग्जाम में इज एम आर अगर आ जाए तो वैसे केस में V4 यूज करें। अगर आपके एग्जाम में कभी भी डू और डज दिखाई दे दे, डू और डज और इसके साथ डिड लगा हुआ मिले तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कंप्लीटेड अपने आप में V3 है, हैव हो सकता है, माइट नहीं, कैन नहीं, मे नहीं, आंसर हम हैव करेंगे। दैट्स माय आंसर। आगे बढ़ जाए। आई विश, यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस कभी भी आई विश हो तो अपने साथ हमेशा किसको लेता है, तो आप बोलिएगा पास्ट को लेता है। पास्ट जो होगा वही आंसर होगा। इज प्रेजेंट को शो करता है, आंसर नहीं होगा। हैज टू प्रेजेंट को आंसर करता है, नहीं होगा। हैव टू प्रेजेंट को शो करता है, आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, तो हैड विल बी करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द रूम मोहिनी इज श्योरली, जब सब लड़की की बात कही जा रही है और उस लड़की में से मोहिनी को सबसे सुपीरियर बताया जा रहा है, तो कह रहा है इसके हिसाब से क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर के साथ द यहाँ पे सेंसिबल नहीं है सर, मोर आया और ब्यूटीफुल का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, मोर द ब्यूटीफुल सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सर, खत्म हो गया। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेक्टेड डैश इंडिया, स्मॉल पॉक्स जो है इंडिया से चला गया है। अब कोई चीज़ किसी से दूर चला जाता है तो वैसे केस में हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, तो कहिएगा वैसे केस में हम फ्रॉम यूज करते हैं। कोई चीज़ किसी के अंदर हो और किसी के अंदर का मतलब बीच में पीरियड दिया हो, पीरियड का मतलब होता है टाइम दिया हो, तो वैसे केस में विद इन का यूज करते हैं। एट का यूज हम
किसी के बगल में खड़े रहें तो यूज़ करते हैं, इन का मतलब कोई चीज़ किसी के अंदर है तो यूज़ करते हैं। तो हम आंसर यहाँ पे के लिए फ्रॉम करेंगे। 29 वाई डोंट, सर वाई लिखा गया, डोंट लिखा गया। डोंट हम किसके साथ यूज करते हैं? डोंट, डोंट ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज और यू के साथ हम डोंट का यूज करते हैं और यही हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। राइट द समरी आ गया। 3 समरी मैं आपको बता रहा हूं, 3 समरी में से कोई समरी आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके एग्जाम में लिख के आइएगा। और यह तीनों का तीनों समरी जो है पूरा का पूरा मेरे तरफ से गेस क्वेश्चन रहा। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को आप कर सकते हैं, एनिपिटाफ को कर सकते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कर सकते हैं। इन्हीं 3 समरी में से कोई एक समरी आपके मंथली एग्जाम में 27 तारीख को देखने को मिल सकता है। याद रख लेंगे इसको, तीनों समरी में से कोई एक। नहीं अगर लिखने आता होगा चुपचाप गूगल पे सर्च करिएगा, समरी ऑफ डैश चैप्टर, समरी ऑफ मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, समरी ऑफ एनिपिटाफ, समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहां से आप सर्च करके ले सकते हैं। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, उसको कर रहे हैं तो इसको नहीं करिएगा, आगे बढ़ जाइए। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। इसको करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6 रहेगा, बनाना आपको 3 है, केवल और केवल 3 बनाना है। याद रखें, हाउ आर द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसका हिंदी मतलब यह हुआ, जब बच्चे पैदा होते हैं तो पारंपरिक समाज में उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। नेम ऑफ 2 थिंग्स दैट मेक द रिपोर्ट्स अनरिलायबल रीडिंग, मतलब कि जो रिपोर्टिंग करता है उसका 2 सिचुएशंस देना है। हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम, मतलब कि जॉनसन को रेंट पे जमीन कौन दिया था। अभी हम लोग पूरा इसको नहीं पढ़े हैं तो सर अब हम लोग खत्म करते हैं। याद रखिएगा इतना चीज कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना के आ जाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव अगर छोड़ भी देते हैं तो कॉपी चेक नहीं होता है, ज़्यादा टेंशन और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट जरूरी है हाँ, लेकिन अगर जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप बनाइएगा। और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश यही है कि इसी चैनल पे इंग्लिश बाय पवन सर पे ही हम लोग फ्री में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। चैनल को अगर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसको चेक करेंगे। 12th का, रेनबो पार्ट 2 का, प्रोज का, पोएट्री का और ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।